नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारी उत्तराखंड जो BS नेगी जी की सिंगल वन लाइनर पुस्तक है, तो उसकी यह रिवीजन सीरीज है। और इस सीरीज में हमने अब तक उत्तराखंड के प्रारंभ से लेकर उत्तराखंड में जो चंद वंश है, चंद वंश में हमने उद्योग चंद के बारे में, उद्योग चंद के जो शासन काल है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पिछली हमारी वीडियो भाग 8वां या वीडियो 8 थी, तो उसमें हमने चंद वंश के प्रारंभ से लेकर उद्योग चंद तक यहाँ पर चर्चा की। अब हम यहाँ पर चंद शासक जो ज्ञानचंद द्वितीय है, उनके शासन काल से लेकर अंतिम जो शासक है हमारा महेंद्र चंद्र, उनके शासन काल के चर्चा करेंगे। और साथ ही जो यहाँ चंदों के यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी, साथ ही उनका जो प्रशासनिक ढांचा था, अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय। तो ज्ञानचंद द्वितीय की अगर हम बात करें, 1698 से लेकर 1708 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और 1699 में इसने बदानगढ़ पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ कॉमन हो जाती है कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच हमें जो युद्ध है, वह जब हम देखते हैं कीर्तिचंद से लेकर, तो प्रारंभ से कीर्तिचंद के प्रारंभ करने से उसके बाद जो भी कुमाऊं में जो शासक बनता है या गढ़वाल में जो शासक होता है, तो हम देखते हैं कि आपस में यहाँ पर हर शासक के शासनकाल में युद्ध यहाँ पर होते रहते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानचंद द्वितीय भी 1699 में यानी अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष ही यहाँ पर बदानगढ़ी पर यहाँ पर आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है। ज्ञानचंद द्वितीय ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर यहाँ पर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित करवाई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नंदा देवी की जो स्वर्ण प्रतिमा है वो अपने साथ अल्मोड़ा लेकर नंदा देवी मंदिर में स्थापित करवाने का जो श्रेय है वह ज्ञानचंद द्वितीय को जाता है। ज्ञानचंद द्वितीय के समय गढ़वाल शासक फतेहपति शाह ने चंद राज्य के पाली परगने को लूटा। तो यहाँ पर गढ़वाल से भी आक्रमण होता है फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर समकालीन शासक है फतेहपति शाह, तो पाली परगने में यहाँ पर आक्रमण करते हैं, लूटपाट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 1703 में दुधौली का युद्ध होता है ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच। तो दुधौली का युद्ध 1703 में। 1704 में भी आक्रमण होता है, ज्ञानचंद द्वारा डोटी पर अभियान किया जाता है और अपने पिता उद्योग चंद की हार का बदला लिया जाता है। इसका जो पिछला वाला शासक यानी ज्ञानचंद के जो यहाँ पर पिताजी रहते हैं उद्योग चंद, तो उनके यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लास्ट में हार जाते हैं और इसी हार का बदला लेने के लिए ज्ञानचंद द्वारा यहाँ पर डोटी अभियान किया जाता है। नेक्स्ट ज्ञानचंद द्वितीय का युद्ध जो डोटी नरेश से कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भाबर में हुआ, जिसमें डोटी नरेश हार कर भाग जाता है, किंतु सैनिकों को यहाँ पर मलेरिया हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ज्ञानचंद द्वारा जो आक्रमण होता है उसमें वह जो भाबर का मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र रहता है, तो उसमें यह आक्रमण होता है, इसमें सैनिकों को मलेरिया हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज्ञानचंद द्वितीय की यहाँ पर विजय होती है। इसके अलावा ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया। ज्ञानचंद के द्वारा कत्यूर घाटी में यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाएगा और साथ में तराई भाबर के क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए। ज्ञानचंद द्वारा सूर व सीरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों को देवल या धौल कहा जाता है। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर यहाँ पर प्राचीन नाम है पिथौरागढ़ का और सीरा प्राचीन नाम है डीडीहाट का। तो ज्ञानचंद के द्वारा यानी सूर, पिथौरागढ़ और डीडीहाट के क्षेत्र में जो मंदिर बनवाए गए उनको देवल या धौल कहा जाता है। इसके बाद है अगला शासक है जगतचंद। तो ज्ञानचंद द्वितीय के बाद नया जो शासक बनता है जगतचंद। तो जगतचंद के शासनकाल को यहाँ पर कुमाऊं में स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। और गढ़वाल में अगर हम बात करें तो फतेहपति शाह का टाइम पीरियड है, जिसे यहाँ पर स्वर्णिम काल कहा जाता है। जगतचंद का कार्यकाल 1708 से 1720 का है। तराई भाबर से इस समय 9 लाख रुपए की आय यहाँ पर जगतचंद के समय होती थी। तो माना जाता है इसे 9 लाख या माल भी कहते हैं तराई भाबर क्षेत्र को। तो इसे इसी कारण कहते हैं कि 9 लाख रुपए की आमदनी यहाँ से या 9 लाख रुपए का राजस्व यहाँ से प्राप्त होता है। जगतचंद क्या है, स्वयं मिलनसार व्यक्ति व प्रजा का हितैषी राजा था, यानी अच्छा व्यक्ति रहता है, अच्छा शासक रहता है।
जगतचंद ने राजकाज के पहले वर्ष लोहाबागढ़ और बदानगढ़ से गढ़ सेना को मार भगाया। तो यहाँ पर लगातार हम देखते हैं कि जो बॉर्डर वाला एरिया है, चमोली का जो यहाँ पर पूर्वी भाग है और अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये जो कुमाऊं का क्षेत्र है, तो यहाँ से जो सीमावर्ती क्षेत्र है, तो लगातार यहाँ पर आक्रमण होते रहते हैं। इसी क्रम में जगतचंद भी आक्रमण करता है बदानगढ़ और लोहाबागढ़ से, जो यहाँ पर गढ़वाल सेना है उनको यहाँ पर पीछे मार भगाते हैं। श्रीनगर में जगतचंद व फतेहपुर शाह के बीच युद्ध होता है, तो श्रीनगर पर भी आक्रमण होता है जगतचंद के द्वारा। जगतचंद और फतेहपुर शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें गढ़ नरेश यहाँ पर यानी गढ़वाल शासक देहरादून भाग जाते हैं और श्रीनगर पर कब्जा कर एक ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। नेक्स्ट, जगतचंद के समय फतेहपुर शाह ने कत्तूर घाटी पर आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गढ़सार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को दान में दे दिया। तो फिर पुनः यहाँ पर फतेहपुर शाह के द्वारा भी उसका हार का बदला लिया जाता है और कत्तूर घाटी पर आक्रमण होता है, जिसमें जो बैजनाथ घाटी का गढ़सार ग्राम है, तो उसका जो राजस्व है वह बद्रीनाथ मंदिर को यहाँ पर भेंट चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद जगतचंद ने मुगल बादशाह को कीमती और पहाड़ी चीजें भेंट की थी, तो मुगल शासक ने उसे अभयदान दिया था। तो यहाँ पर जगतचंद के द्वारा मुगल बादशाह से यहाँ पर मुलाकात की जाती है और पहाड़ी चीजें भेंट की जाती है और शासक द्वारा उसे अभयदान प्राप्त दिया जाता है। जुआरियों पर कर लगाने वाला शासक, तो यह भी जगतचंद था, जिसने जुआरियों पर टैक्स लगाए। जगतचंद की मृत्यु यहाँ पर चेचक के कारण होती है 1720 ईस्वी में। 1708 से लेकर 1720 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है जगतचंद का है, चेचक से मृत्यु हो जाती है। जगतचंद के ब्रह्म मुवानी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय बीरेश्वर जोशी वैदकुड़ी ने बदानगढ़ में जासूसी की थी। तो जगतचंद के जो ब्रह्म मुवानी ताम्रपत्र है, तो इससे ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय, यानी जो इससे पहला शासक है ज्ञानचंद द्वितीय, तो उसके समय यहाँ पर बीरेश्वर जोशी नामक जो व्यक्ति था, उसने चमोली के बदानगढ़ी में यहाँ पर जासूसी का कार्य किया था। तो यहाँ पर सैनिकों को दूसरे राज्य में जासूसी करने के लिए भेजा जाता था। गुप्तचर, एक प्रकार से गुप्तचर होते थे। तो इसमें एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है जो ब्रह्म मुवानी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है। बीरेश्वर जोशी को यहाँ पर जब उसके द्वारा यहाँ पर जासूसी की जाती है, तो उसके ज्ञानचंद द्वारा यहाँ पर उसको यहाँ पर जमीनें रौद दी जाती है, यानी टैक्स फ्री भूमि दी जाती है। इसके अलावा जगतचंद ने 1000 गाय दान दी थी, जिसके कारण इसे गौ सहस्त्र दान कहते थे। तो 1000 गाय दान देने वाला जो शासक है वह जगतचंद था चंद्रवंश में, जिसे यहाँ पर गौ सहस्त्र दान कहते हैं। इसके बाद हमें चंद्रवंश का अवनति काल देखने को मिलता है, यानी पतन की ओर जो राजवंश है वह अग्रसर होता है। तो जगतचंद का जो उत्तराधिकारी देवीचंद था 1720 में, इस चंद्रवंश का अवनति काल यहाँ से शुरू होता है। तो जगतचंद यानी जो पीक टाइम है वह स्वर्णिम काल जगतचंद का है। उसका जो उत्तराधिकारी देवीचंद बनता है 1720 में। तो देवीचंद ने 1720 से 26 यानी 6 सालों तक शासन किया, 6-7 सालों तक शासन किया। और कहते हैं कि इस शासक ने विक्रमादित्य बनने की, यानी महान बनने के चक्कर में काफी धन भी बर्बाद किया। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो कुमाऊं के विक्रमादित्य के नाम से जाने वाला जो शासक है वह देवीचंद है। 1720 से 26 का जो शासन काल है देवीचंद का है। और साथ ही इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक और कुमाऊं का विक्रमादित्य, तो यह देवीचंद के नाम है। कहते हैं श्रीनगर जीतने के असफल प्रयास में देवीचंद ने एक पहाड़ी को विजित कर उसका नाम फतेहपुर रखा। तो जब श्रीनगर यह विजित नहीं कर पाया, तो कहते हैं एक पहाड़ी को भी इसने क्या किया, उसका नाम यहाँ पर फतेहपुर रख दिया श्रीनगर विजय करने के उपलक्ष्य में। देवीचंद ने रोहिला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया। तो देवीचंद द्वारा एक रोहिला सरदार यानी एक मुस्लिम व्यक्ति को, दाऊद खान को, अपना सेनापति नियुक्त किया जाता है और यही आगे चलकर विवाद का कारण भी बनता है। देवीचंद के समय काकड़ी घाट में बाबा हर्षदेवपुरी रहते थे, जो कि देवीचंद को देवुआ कहकर पुकारते थे। तो देवीचंद के समय यहाँ पर काकड़ी घाट नामक स्थान पर बाबा हर्षदेवपुरी रहते थे, जो देवीचंद को यहाँ पर प्यार से देवुआ कहकर बुलाते थे। देवीचंद की जो हत्या है उसके बिष्ट दरबारों में माणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूरनमल ने कर दी। तो माणिक बिष्ट और पूरनमल के द्वारा यहाँ पर देवीचंद की हत्या कर दी जाती है।
कहते हैं कई लोग कि यहाँ पर जो मुस्लिम जो यहाँ पर व्यक्ति नियुक्त किया था रोहिला सरदार, तो उसके कारण यहाँ पर जो राज दरबार था, राज दरबार के लोग थे, वह उसके विरुद्ध हो जाते हैं। देवीचंद के बाद हम देखते हैं अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहन चंद, प्रद्युमन चंद, शिवचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद आदि कुमाऊं की गद्दी पर बैठे। और अजीत चंद के समय यहाँ पर पूरनमल और उसके पिता मानिक चंद गौड़ यहाँ पर अन्यायपूर्ण शासन को कुमाऊं में क्या करते हैं, गाड़ागर्दी भी यहाँ पर कहा जाता है। तो इसी प्रकार हमें कुछ गढ़वाल में भी देखने को, कठैत गर्दी उसमें भी देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट शासक है हमारा चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ। तो कल्याण चंद फोर्थ यह शासक है। टाइम पीरियड 1730 से 1747 तक। राजा बनने से पूर्व कल्याण चंद डोटी में कल्याण सिंह के नाम से मजदूरी करता था। इसको अनपढ़ राजा भी कहते हैं। तो चंद वंश से ऐसा शासक जिसको अनपढ़ राजा की संज्ञा दी गई तो वह है कल्याण चंद फोर्थ। तो कल्याण चंद फोर्थ के समय 1743 से 45 ईस्वी को कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण होता है। 1743 से 45 के बीच 43-44 में रोहिलखंड या कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। रोहिला के शासक गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की मदद की थी। तो प्रदीप शाह से यहाँ पर गढ़वाल शासक से मदद मिलती है और रोहिला आक्रमण का सामना किया जाता है। तो कहते हैं इसमें फिर जो राशि यहाँ पर रोहिला जो आक्रमणकारी हैं उनके द्वारा मांगी जाती है, तो वह प्रदीप शाह द्वारा उन्हें यहाँ पर उधार दी जाती है कल्याण चंद के समय। कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से भेंट की और जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। तो कल्याण चंद फोर्थ मोहम्मद शाह रंगीला से भेंट करता है और साथ ही राजकाज को चलाने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण प्राप्त करता है। कल्याण चंद को काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। तो मुगल वजीर कमरुद्दीन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है कल्याण चंद फोर्थ को। कहाँ पर? काशीपुर में। कल्याण चंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहला महल का निर्माण किया और अपनी राजधानी को राजबुंगा कहा। तो चौमहला महल का निर्माण कल्याण चंद चतुर्थ ने किया और अपनी राजधानी को राजबुंगा कहकर पुकारा। कल्याण चंद ने लच्छी गुसाई मनराल को सयानचारी सौंपी जो कि 16 गांवों का सयाना था। तो यहाँ पर लच्छी गुसाई मनराल को यहाँ पर सयानाचारी सौंपी जो कि 16 गांवों का यहाँ पर जो अधिकार था वह लच्छी गुसाई को दिया गया। कल्याण चंद चतुर्थ के समय बलिराम चौधरी लेखक थे। तो बलिराम चौधरी इनके शासनकाल में लेखक थे। कल्याण चंद चतुर्थ के समय अवध नवाब मंसूर अली खान ने कुमाऊं के तराई पर अधिकार कर लिया जिसे और शिवदेव जोशी को बंदी बनाया। तो कल्याण चंद चतुर्थ के समय यहाँ पर मंसूर अली खान द्वारा आक्रमण होता है और जो अवध के नवाब रहते हैं और साथ ही जो सेनापति रहते हैं शिवदेव जोशी, तो उनको बंदी बनाया जाता है। कल्याण चंद्रोदयम यहाँ जो पुस्तक है तो वह कवि शिव की है जो कि कल्याण चंद का राजकवि था। राजा बनने के बाद कल्याण चंद ने जो गाड़ागर्दी थी तो इसके जो नायक थे पूरनमल और मानिक चंद, तो इनको मारने के आदेश दिए थे। दोनों को यहाँ पर मरवा दिया था। इसी प्रकार का सेम घटनाक्रम हम कहाँ देखते हैं? गढ़वाल शासक में कटहत कर दी। जीवन के अंतिम समय में कल्याण चंद चतुर्थ की आंखों की रोशनी चली गई थी, तो कहा जाता है कि वह यहाँ पर अंधे हो जाते हैं। नेक्स्ट शासक है हमारे कल्याण चंद चतुर्थ के उत्तराधिकारी हैं दीपचंद। तो 1748 में दीपचंद कुमाऊं का शासक बनता है और इसके समय महत्वपूर्ण जो घटना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में इसी के शासनकाल में होता है, जिसे युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध अपनी एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं के खिलाफ 4000 कुमाऊनी सेना सेनापति हरिराम और उप सेनापति बीरबल नेगी के आधिपत्य में भेजी गई। तो इस युद्ध में यहाँ पर 4000 कुमाऊनी सेना जाती है जिसमें हरिराम और उप सेनापति बीरबल नेगी को बनाया गया था। तीसरे युद्ध में या पानीपत के तीसरे युद्ध में कुमाऊनी सेना पहाड़ी हथियार के साथ बहादुरी से लड़े थे, जिसके लिए एटकिंसन लिखते हैं कि पहाड़ी लोगों ने रॉकेट एवं हैंड ग्रेनेड में अपना अच्छा कौशल दिखाया। तो पहाड़ी लोगों ने रॉकेट और हैंड ग्रेनेड में अपना यहाँ पर अच्छा कौशल दिखाया, यानी लड़ते हुए पहाड़ी हथियारों के साथ।
इसके बाद यहाँ पर पानीपत युद्ध की समाप्ति के बाद मुगल बादशाह ने कुमाऊं सेनापति से मिलने की इच्छा प्रकट की थी और साथ ही जो लूट का माल है तो मकना नामक हाथी और जेवरात एवं अन्य बहुउपयोगी चीजें राजा दीपचंद के लिए भेजी थी। तो यहाँ पर मुगल बादशाह द्वारा यहाँ पर युद्ध की समाप्ति के बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो भेंट है वह भेजी जाती है। दीपचंद बड़े ही मिलनसार व दयालु प्रकृति के राजा थे। कुछ भी मांगने पर वह ना कहना जानते नहीं थे, जिस कारण उन्होंने बहुत सी जागीरें लोगों को प्रदान की। ठीक है जी। इसके बाद राजा दीपचंद और उनके 2 लड़कों को सिराकोट किले में यहाँ पर कैद करके रखा गया, जहां उनकी मौत हो जाती है। तो सिराकोट यहाँ पर डीडीहाट में यह किला था, जहां पर वह यहाँ पर उनके 2 लड़कों के साथ उनको रखा गया था। तामाढोंड का युद्ध होता है 1755 में। शिवदेव जोशी और गढ़ सेनापति नरपत गुलेरिया के बीच होता है, जिसमें गढ़ सेनापति नरपत गुलेरिया मारे जाते हैं। नेक्स्ट, शिवदेव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को यहाँ पर बख्शी बनाया था। दीपचंद के भाई मोहनचंद ने दीपचंद की गद्दी हड़प ली थी और हर्षदेव जोशी को यहाँ पर बंदी बना लिया था, लेकिन वह किसी तरह से भाग निकलते हैं। तो दीपचंद के भाई रहते हैं मोहनचंद और उनके द्वारा यहाँ पर दीपचंद की गद्दी हड़प ली जाती है। हर्षदेव जोशी गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्षदेव जोशी गढ़वाल के शासक को आमंत्रण देते हैं और इसी क्रम में बगवाली पोखर का युद्ध होता है 1779 में, जिसमें यहाँ पर ललित शाह की सेना व मोहनचंद के बीच जो युद्ध होता है, तो इसमें यहाँ पर गढ़वाल की सेना विजित होती है, जिसमें हर्षदेव जोशी ने उनका साथ दिया था और साथ ही यहाँ पर मोहनचंद लखनऊ भाग जाता है। और ललित शाह क्या करता है, प्रद्युमन शाह को अपने पुत्र को कुमाऊं की गद्दी पर यहाँ पर प्रद्युमन चंद के नाम से बिठाते हैं और साथ ही हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रद्युमन शाह 1779 से 86 तक कुमाऊं गद्दी पर बैठे और स्वयं को दीपचंद का जो दत्तक पुत्र घोषित किया। तो यहाँ पर 1779 से 1786 तक यहाँ पर कुमाऊं में शासक बनते हैं और स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित कर देते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि प्रद्युमन शाह ऐसे शासक हैं जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करते हैं। 1786 में वह चले जाते हैं गढ़वाल में। तो ऐसा शासक जो दोनों जगह कुमाऊं और गढ़वाल में शासक बने तो वह प्रद्युमन शाह थे। जैकेट शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह श्रीनगर चले जाते हैं और 1786 में गढ़वाल और कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युमन शाह के अधीन हो जाते हैं और हर्षदेव जोशी उनके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन करने लगा। तो इसी समय क्या होता है, मोहनचंद दोबारा से आक्रमण करते हैं और दोबारा से कुमाऊं के राजा बनते हैं। हर्षदेव जोशी ने फिर सशक्त सेना तैयार की और 1786 में पालीगांव के युद्ध में मोहनचंद को हराया था। तो यह पुनः आक्रमण करते हैं और मोहनचंद को परास्त करते हैं और हर्षदेव जोशी ने 61वां चंद शासक शिवचंद को शासक बनाया। तो हम देखते हैं फिर जब 1786 में हर्षदेव जोशी द्वारा मोहनचंद को परास्त कर जाता है तो शिवचंद को वह शासक बना देते हैं और शिवचंद को क्या कहते हैं, मिट्टी का महादेव भी कहते हैं। तो इसके बाद फिर मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से आक्रमण करते हैं और कुमाऊं पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कुमाऊं की जो सत्ता है उस पर कब्जा कर लेते हैं। लाल सिंह ने मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठाकर उसका खुद स्वयं प्रधानमंत्री बन गया। तो हम देखते हैं कि लाल सिंह क्या करता है, स्वयं शासक नहीं बनता, महेंद्र चंद को शासक बनाता है जो कि मोहन सिंह का पुत्र था या मोहनचंद का पुत्र था और स्वयं प्रधानमंत्री बन जाता है। तो यह जो महेंद्र चंद है अंतिम शासक बनता है, 62वां शासक है। और यदि मोहनचंद 2 बार यह शासक बनता है तो कुल यहाँ पर 61 शासक होते हैं, लेकिन मोहनचंद को अगर हम 2 बार गिने तो अलग अलग टाइम पीरियड है, तो यह 62वां शासक है। हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता दिया। तो हम एक तरफ देखते हैं, पहले ललित शाह को आक्रमण का न्योता दिया। जब गढ़वाल से दूसरी बार यहाँ पर गढ़वाल से मदद नहीं मिलती है तो वह क्या करता है, हर्षदेव जोशी बहादुर शाह नेपाल शासक से यहाँ पर मदद मांगता है और कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता देता है। हवालबाग में युद्ध होता है, साधारण सा युद्ध होता है और इसमें 1 फरवरी 1790 को अल्मोड़ा पर गोरखाओं का कब्जा हो जाता है। और ब्रिटिश काल में चंद राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ, अल्मोड़ा शाखा और काशीपुर शाखा। तो इसके बाद जब यहाँ पर 1815 में
ब्रिटिश का यहाँ पर वापस आक्रमण होता है गढ़वाल कुमाऊं पर, उत्तराखंड पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यह चंद राज्य था, इसकी दो शाखाएं हो जाती है, अल्मोड़ा शाखा और काशीपुर शाखा। तो महेंद्र चंद के पुत्र प्रताप चंद को अंग्रेजों ने कुछ गांव यहाँ पर जागीर स्वरूप प्रदान कर दिए। काशीपुर शाखा में लाल सिंह के पुत्र गुमान सिंह ने राज किया, जिसको दरबार में कभी गुमानी पंत रहते थे। तो यहाँ पर गुमान सिंह का जो शासन था वह काशीपुर शाखा में था, जहाँ पर प्रसिद्ध जो कवि हैं गुमानी पंत वह रहा करते थे। साथ ही उत्तराखंड सांसद रहे केसी सिंह बाबा यहाँ पर काशीपुर चंद शाखा से संबंधित थे। अब इसके बाद हम देखते हैं शिवदेव जोशी की अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुमाऊं का कौटल्य इसे कहा जाता है। तो कुमाऊं के कौटल्य के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को क्या कहा, कुमाऊं का शिवाजी भी कहा है। और यह शिवदेव जोशी कल्याणचंद फोर्थ या चतुर्थ का सेनापति था। शिवदेव जोशी ने रोहला आक्रमण का डटकर सामना किया था, साथ ही तराई भाबर का प्रबंधन का कार्य भी किया। और कल्याणचंद फोर्थ ने शिवदेव जोशी को यहाँ पर क्या दी, बक्सी की उपाधि प्रदान की थी। शिवदेव जोशी को अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद का संरक्षक नियुक्त किया था, जिस कारण शिवदेव जोशी को क्या कहते हैं, कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। तो एक साथ कई नाम हो गए, कुमाऊं का बैरम खां और बक्सी की उपाधि भी है, और साथ ही कुमाऊं का शिवाजी भी कहते हैं और कुमाऊं का कौटल्य। तो कई नामों से जाना जाता है। शिवदेव जोशी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर है वह है हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी की बात करें तो इसे हरकदेव जोशी भी कहा जाता है, कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। और डब्ल्यू फ्रेजर और कैप्टन हेडसन ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अल बार्विक भी कहा है। और साथ ही हर्षदेव जोशी ने 8 राजाओं को गद्दी पर बैठाया था या उनकी मदद की थी। तो 8 शासकों का कार्यकाल देखने वाला भी कौन है, हर्षदेव जोशी। तो राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को क्या संज्ञा दी है, तो विभीषण की संज्ञा दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुमाऊं में नेपाल की देन एवं कुमाऊं से संबंध, तो यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमता का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया था। इसके अलावा किरातों ने कुमाऊं और नेपाल में साथ साथ राज किया। किरातों ने कुमाऊं और नेपाल में शासन किया, जिन्हें किराती व राय राजा कहते थे। तो किरातों के बाद खसों ने भी कुमाऊं और नेपाल पर शासन किया, जिस कारण यहाँ पर कौन सी खसकुरी भाषा का उद्भव होता है या जन्म होता है। नेपाल में लिच्छवी राजवंश ने शासन किया और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि हर्षवर्धन व नेपाल नरेश अंशुवर्मन के बीच भी मैत्री व्यवहार देखने को मिलता है प्राचीन काल से ही। प्रसिद्ध संत गुरु गोरखनाथ ने नेपाल में धर्म प्रचार किया था। साथ ही उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और नेपाल की गोरख पहाड़ी का जो नामकरण है इन्हीं नाम पर हुआ। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला जो राजकुमार है गंगानाथ, वह नेपाल से साधु बनकर आए थे और स्वयं चंद्रवंशी राजकुमार थे। प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद भी नेपाल के रहने वाले थे। नेपाली भाषा नेवारी और खसकुरी का प्रभाव कुमाऊनी भाषा पर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही कुमाऊं में जो हिल यात्रा उत्सव है तो वह भी नेपाल की देन है। नेपाल में इसे इंद्र यात्रा कहते हैं। और साथ ही कुमाऊं में प्रचलित हरेला, घुरुड़िया, ओल्गा प्रथा सभी क्या है, नेपाली रीति रिवाज है। कुमाऊं के पवित्र गोरिल देवता और सीरा में प्रचलित रौत देवता में दोनों का मूल क्या है, नेपाल ही है। साथ ही कुमाऊं में पीठ पर बोझा रखने और मुर्दा को बांधकर जल्दी जल्दी भगा कर ले जाना आदि जो प्रथाएं हैं तो ये सब नेपाल की देन है। तो यानी नेपाल की कुछ प्रथाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, चाहे उत्सव हो या पीठ पर बोझा रखने या मुर्दा को जल्दी भगा कर ले जाने। साथ ही कुछ देवताओं जो गौरील देवता हो गए और सीरा डेडी हाट में प्रचलित रौत देवता, तो उनमें भी हमें समानता देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है चंदों का प्रशासनिक स्वरूप। तो चंदों का जो सर्वोच्च शासक होता है वह प्रधान न्यायाधीश होता था, यानी जो राजा होता था उसमें समस्त शक्तियां यहाँ पर विद्यमान होती थी।
चंदों को यहाँ पर पंचायती राजतंत्र था जो कि अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करते थे। राजा समस्त भूमि का यहाँ पर शासक होता है। राजा गूंठ, संकल्प, रौद भूमि यहाँ पर जमीन दे सकता था, लेकिन पर्वतचंद, रतनचंद व त्रिमलचंद आदि ने पिता के रहते हुए भी जमीनें दान में दी हैं। यानी शासक कोई और है, लेकिन उनके पुत्रों द्वारा यहाँ पर जो जमीनें हैं वह दान में दी गई। तो चंद राजाओं के सेनापति को बक्सी कहकर यहाँ पर बुलाया जाता था। चंदों के समय जो परामर्श दात्री थे तो वह यहाँ पर मेहरा और फरत्याल जातियाँ करती थी। तो मेहरा या फरत्याल यहाँ पर सलाह देने वाली जातियाँ थी। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे। शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी आदि बड़े विख्यात दीवान हुए, जिसमें दीवान की उपाधि यहाँ पर प्रधानमंत्री के समान देखने को मिलती है। चंद काल में दीवान के अधीन क्या होते थे? मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी संख्या क्या अधिकतम 10 होती थी। चंद राज्य मंडलों में विभक्त थे, लेकिन मंडल 2 प्रकार के थे, सामंतों के अधीन व राजा के अधीन। तो कुछ क्या होते थे? सामंतों के अधीन होते थे और कुछ डायरेक्ट राजा के अधीन मंडल हुआ करते थे। सामंत राजा को क्या करते थे? वार्षिक कर देते थे। इन्हें ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। तो सामंत जो यहाँ पर राजा को टैक्स देते थे ईयरली, तो उनको ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। मंडलों के नीचे क्या होते? देश होते थे, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, खरक देश, पर्वत डोटी का देश आदि का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परगना थी, जो कि 2 प्रकार के थे। नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार या सरीदार कहते थे। तो जो नागरिक परगना का अधिकारी होता था तो वह सीकदार या सरीदार कहलाता था, और जो सैनिक कमांडर के अधीन होते थे उनका मुखिया बक्सी होता था। तो यानी नागरिक परगने का अधिकारी और सैनिक कमांडर के अधीन, जिसका मुखिया कौन होता था? बक्सी। उद्योग चंद के समय माल का सिकदार कौन था? जगन्नाथ बरय था, और सीरा का सिकदार कौन था? गंगाराम था। जबकि जगत चंद के समय सीरा का सिकदार कौन था? शत्रुपाल भंडारी था। तो ये कुछ नाम हैं जो अलग अलग राजाओं के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। चंदों के समय परगने काली कुमाऊं, सोर, सीरा, फलदाकोट, पाली पछाऊ और कोटली आदि का यहाँ पर वर्णन मिलता है। तराई भावर में 6 परगने देखने को मिलते हैं: बक्सी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छिनकी का परगना। इसके बाद जो परगने थे वह गरखों में विभक्त थे। तो परगने से बड़ा जो इकाई होती थी वह गरखे होते थे। तो काली कुमाऊं व माल में जिन्हें क्या कहते थे? पट्टी कहते थे। सोर व सीरा गरखे थे, यानी जो पट्टी है तो उसके लिए यहाँ पर गरखा शब्द यूज होता था। तो सोर व सीरा क्या थे? एक प्रकार से यहाँ पर गरखे थे। गरखे का जो प्रशासक होता था वह नेगी होता था, जबकि सोर का नेगी श्रोमणी जोशी था। अतः नेगी क्या है? एक पद है, न कि जाति। तो उस समय नेगी क्या हुआ करता था? एक पद हुआ करता था। तो गरखा पुनः क्या होते थे? गांव में विभक्त होते थे। तो गरखे भी कई गांवों में विभक्त होते थे, और गरखे के मुखिया को क्या कहते थे? सयाना या बूढ़ा कहते थे। तो काली कुमाऊं एवं जोहार में ग्राम मुखिया को क्या कहते थे? बूढ़ा कहते थे। पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को सयाना कहते थे, जो कि गांव के न्यायाधीश भी होते थे। और अनाज के रूप में इनको क्या मिलता था? दस्तूर मिलता था। और सयाना के नीचे क्या होते थे? थोकदार होते थे। तो पाली परगने और सल्ट क्षेत्र में जो ग्राम का मुखिया होता था, प्रमुख व्यक्ति है, सयाना उसे कहते थे। और गांव का वह क्या होता था? एक प्रकार से न्यायाधीश भी होता था। सारे फैसले जो यहाँ पर न्याय करने के लिए तो उनके रूप में भी करते थे, जिसको अनाज के रूप में यहाँ पर लोगों के द्वारा टैक्स के रूप में क्या दिया जाता था? दस्तूर दिया जाता था। और सयाना के नीचे होते थे थोकदार। तो कल्याण चंद फोर्थ के अभिलेख में लच्छी गुसाई मंडल को 16 गांवों का यहाँ पर सयाना नियुक्त किया जाता है। साथ ही डाकिया राजा को दे गल्ला छागड़ा उपज का 6वां भाग यहाँ पर वसूल करते थे। तो डाकिया यहाँ पर राजा को दे जो गल्ला छागड़ा है तो उपज का 6वां भाग यहाँ पर वसूल करते थे डाकिया। पंचनवेशी नामक पंचायती कचहरी चंदों के समय थी, जिसे चारथान कहते थे, और दंडाधिकारी को डंडे कहते थे। तो यहाँ पर पंचनवेशी नामक जो यहाँ पर पंचायती कचहरी होती थी इसे चारथान भी कहते थे, और जो यहाँ पर मुख्य अधिकारी होता था, जो दंड अधिकारी होता था, उसे डंडे कहा जाता था। कुमाऊं चंद कालीन प्रशासन का विभाजन कुछ इस प्रकार था। तो यानी पहले चंद राज्य हो गए, जो पूरा बड़ा राज्य है, उसके अधीन फिर मंडल आ जाएंगे,
मंडल के बाद देश आ जाएगा, देश के बाद परगने आ जाएंगे, परगने के बाद गरखे आ जाएंगे और गरखे के बाद गांव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन का विभाजन था। प्रशासनिक इकाइयाँ विभक्त थी। तो यहाँ पर 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी और पौरी 15 बिश्वा। तो ये क्या थी, प्रशासनिक इकाइयाँ विभक्त थे। 4 बूढ़ा कौन कौन से थे, कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी इसमें आते थे। 5 जो थोक थे, मेहरा, फरत्याल, देव, डेक और खड़ायत। तो ये 5 यहाँ पर क्या थी, थोक थे। 5 बिड़िया वर्ग में 4 चौथानी व 6 छरिया यहाँ पर ब्राह्मण आते थे। और साथ ही जो सामान्य प्रजा उसको पौरी 15 बिश्वा कहा जाता था। चंदों के समय यहाँ पर कुख्यात कारागार थी सिराकोट, जो कि डीडीहाट में थी। और यहाँ पर राजा देवचंद और उनके 2 पुत्रों को कैद करके रखा गया था। चंद काल में चौथानी ब्राह्मण टोली का कार्य क्या था, विवाह कराना था। तो चौथानी ब्राह्मण टोली का कार्य क्या होता था, विवाह कार्य संपन्न करवाने होते थे। इसके बाद कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें एक अंग क्या है, कोश होता था। जो चंदों के समय राजा जिनको रौत, गूंठ, विष्णुपति के रूप में जमीन देता था उसे क्या कहते थे, थातवान कहते थे। तो यहाँ पर चंदों के समय राजा जिनको यहाँ पर रौत, गूंठ आदि भूमि दान करते थे उसको थातवान कहते थे। खायकर क्या होते थे, खाई हुई भूमि पर कर देने वाला। यह क्या कैसे होता था, अनाज व नकदी दोनों के रूप में यहाँ पर कर देता था, जबकि सिरतान क्या है, नकदी के रूप में कर देते थे। तो जो खायकर होते हैं वह दोनों प्रकार से टैक्स देते थे, अनाज के रूप में भी और नकदी के रूप में। लेकिन जो सिरतान है वो केवल नकदी के रूप में यहाँ पर कर देता था। कैनी क्या होते थे, भूदास होते थे। गल्ला छाड़ा राजधानी पहुंचाने का कार्य करते थे। साथ ही थातवान कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकते थे। जो थातवान है वो कैनी को, यानी जो कृषिदास हैं उनको बिना जमीन के नहीं बेच सकते थे। कैनी झूठा नहीं खाता था, जबकि छयोड़ा झूठा खा सकता था, जब चाहे किसी को बेचा जा सकता था। तो यहाँ पर जो कैनी कृषिदास होते थे उनको बिना जमीन के भी नहीं बेच सकते और साथ ही वो जूठा भी नहीं खाते थे। लेकिन जो छयोड़ा होते थे उनको जूठा खिला सकते थे और साथ ही वह जब चाहे कोई उनको बेच सकते थे, उनके लिए जमीन की आवश्यकता नहीं थी। राजा किसी व्यक्ति को यहाँ पर पुरस्कार स्वरूप में रौत या पुरस्कार के रूप में जमीन प्रदान करते थे। गल्ला छाड़ा एक प्रकार का क्या था, भू राजस्व था, जो सामान्यतः अनाज का 6वां हिस्सा और नगद के रूप में होता था। तो अनाज का 6वां भाग यहाँ पर गल्ला छाड़ा यहाँ पर के रूप में लिया जाता था। प्रधान हर गांव में होता था और मालगुजारी वसूल करता था। तो प्रधान यहाँ पर हर गांव में पद होता था जो मालगुजारी वसूल करता था। यहाँ पर यह पद वंशानुगत होते थे और इनके नीचे कोटाल एवं प्रहरी नामक यहाँ पर पद होते थे। कोटाल प्रधान के अधीन कार्य करता था, जो कि लगान का हिसाब किताब रखता था, और जो प्रहरी है वो गांव की चौकीदारी करता था। घरेलू जो नौकर है या दास है उनको छयोड़ा और दासियों को छयोड़ी कहते थे। एवं जो अस्कोट के रजबार छयोड़ी हैं उनको सेवक या विश्व कहते थे। तो अस्कोट में रजबार छयोड़ियों को क्या कहते हैं, सेवक या विश्व कहा जाता था। विष्णुपति या गोंठ भूमि जो प्राय किसको, मंदिरों को दान दी जाती थी, टैक्स फ्री भूमि होती थी। भूमि की जो माप है वह नाली, ज्यूला, अधाली व मशा में नापी जाती थी। एक मशा 2 किलो से कम माप का व ज्यूला 10 कुंतल के बराबर होता था। अधाली क्या होती, लगभग 15 किलो के बराबर होता था। 20 नाली भूमि जो लगभग 1 एकड़ के बराबर होती थी उसे विश्वा कहा जाता था। और चंदों के समय 36 प्रकार के राजकर थे, जिन्हें छत्तीसी कहते थे। जो चंदों के समय सभी करों के नाम क्या थे, 36 रकम और 32 कलम था, जिसे गोरखों ने समाप्त किया था। तो एक प्रसिद्ध यहाँ पर 36 रकम 32 कलम किसके शासन काल में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ चंदों के समय देखने को मिलते हैं, जिसे यहाँ पर गोरखों का जब यहाँ पर 1790 में आक्रमण होता है उसके बाद गोरखे जो कर थे इनको समाप्त कर देते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के कर उनके द्वारा लगाए जाते थे। चंदकालीन कर व्यवस्था की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के कर हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट या पूछे जाते हैं। तो जूलिया या नदी पुलों पर लगने वाला कर, इसे क्या कहते थे, सांगा कर भी कहते थे। सिरती नगद कर है जो प्राय माल भावर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था और सिरती से ही सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है। राखिया रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के लिए समय लिया जाने वाला कर है।
मांगा कर, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। खेनी कपिलनी, कुली बेगार कर है। बैकर क्या होता है, अनाज के रूप में देकर, अनाज के रूप में देने दिया जाने वाला। कटक, सेना के लिए लिया जाने वाला कर, कटक का मतलब सेना भी होता है। टान कर, सूती वस्त्र के बुनकरों से लिया जाने वाला कर, यह भी एग्जाम में आ चुका है। टान कर, सूती वस्त्र जो बुनकर है उनसे लिया जाता है। मिजहरी, कामगारों से लिया जाने वाला कर है। रतंगली या साहू, मोनाको ताम्रपत्र में लेखकों को देय कर है, और इसे क्या कहते हैं, साउली भी कहते हैं। ठीक है जी। कूत, नगद के बदले दिया जाने वाला जो अनाज होता था, नगद के बदले। भेंट, राजा व राजकुमार को दी जाने वाली भेंट। सीकदार नेगी कर, परगना अधिकारी को दिया जाने वाला कर, सीकदार नेगी कर कहते हैं। लक्ष्मीचंद के मोनाको ताम्रपत्र में इसके लिए क्या है, सीकदार नेगी कर 2 रुपये यहाँ पर ठहराया गया था, और सीकदार नेगी कर पूरे गांव से लिया जाता था। तो लक्ष्मीचंद के समय 2 रुपये या सीकदार नेगी कर लिया जाता था। कनक कर, सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कर था। सौका यानी जो भोटिया व्यापारी होते हैं। डाला, गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर होता था जो। साथ ही मौकर की बात करें तो हर परिवार से लिया जाने वाला कर मौकर कहलाता था। भात कर, बड़े उत्सवों में भात की दावत पर लगाया जाता था। भाग कर, तो घराटों पर लगने वाला जो कर था भाग कर कहते हैं। न्योवली कर, न्याय पाने के लिए देने वाला कर। और रोल और देवल्या, तो राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए टैक्स लगाए जाते थे। बजनिया, राजा के नर्तक व नर्तकों के लिए दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, बजनिया कहलाता था। घोड़ालों, राजा के घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर। कमीनचारी या सयानचारी, जो सयाने या बूढ़ा होते थे जैसे वर्तमान प्रधान है, तो उनके लिए यहाँ पर लिया जाने वाला जो कर है या किसानों से लगान वसूलता था। हिलियानी या अधूल कर, बरसात में सड़कों की मरम्मतों के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है, हिलियानी अधूल कर। और इसका जो वर्णन है वो सिंगाली ताम्रपत्र में देखने को मिलता है। पौरी कर या पहरी कर, राजधानी की रखवाली के लिए लिया जाने वाले कर क्या कहता है, पौरी कर या पहरी कर लिया जाता था। बाजदार, महाजनों को दे कर क्या, कौन सा, बाजदार। औताली, राजा की जमीन होती थी। कुकुरयालो, राजा के कुत्तों के लिए लिया जाने वाला कर। सूप कर, राजा के सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहता है, सूप कर। जगरिया कर, जाकर ब्राह्मणों पर लगने वाला कर। चूपदार, राजा की जो निजी वस्तुएं जैसे तलवार, ढाल, ढोने वाले आदि जो वो रहते थे उनके लिए यहाँ पर लिया जाने वाला जो कर होता था चौबदार कहलाता था। शूक कर क्या होता है, राजा को मुकर्रर के समय पर दिया जाने वाला जो नजराना होता था वह सेवकों के लिए क्या होता है, शूक कर। तो गरखा नेगी का तो पटवारी व कानून गो के लिए यहाँ पर कर लिया जाता था गरखा कर। इसके अलावा चंदकालीन अगर हम धार्मिक जीवन व स्थापत्य की अगर हम बात करें तो यह बैजनाथ के मंदिर से लक्ष्मी नारायण मंदिर का यहाँ को चंदों के द्वारा बनवाया जाता है। चंद शासकों का राज चिन्ह क्या था, गाय था, और ज्ञानचंद के समय यह गरुड़ राज चिन्ह था। बागेश्वर मंदिर मूलतः कत्यूरों ने बनाया था, जबकि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है तो लक्ष्मीचंद के द्वारा यहाँ पर 1602 में किया जाता है। पिथौरागढ़ में नकुलेश्वर मंदिर यहाँ पर क्या है, चंदकालीन है पिथौरागढ़ में, जिसके पास भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उत्कीर्ण मूर्ति है। मड का सूर्य मंदिर क्या है, चंदकालीन है, जिसमें 7 घोड़े यहाँ पर सूर्य देवता की प्रतिमा है, और उनके पास ही क्या है, एक अतिया देवाल भी है। पिथौरागढ़ के मरसोली और काशनी में चंदकालीन यहाँ पंचायतन शैली के 5-5 मंदिर हैं, जहाँ पर कुछ ही अभी वर्तमान में अस्तित्व में है। लाल मंडी किला अल्मोड़ा पलटन बाजार में 1563 ईस्वी में कल्याण चंद के द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया, जिसे क्या कहते हैं, फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड के प्रमुख किलों की अगर हम बात करें तो लाल मंडी किला 1563 में यहाँ पर कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया। खगमारा किला अल्मोड़ा के राजा भीष्मचंद ने बनाया। मल्ला महल रुद्रचंद के द्वारा निर्मित। राजबूंगा सोमचंद के द्वारा बनाया गया। नैथड़ा किला या गोरखा कालीन है। सिरमोही किला लोहगा चंपावत में। बाणासुर किला चंपावत में स्थान से मारकोट का किला भी कहते हैं बाणासुर किला को। गोला चौड़ किला राजा गोरेल ने बनाया। बैराट किला कालसी के निकट है। कलवरगढ़ी किला रुड़की के ग्राम रांझा में है। रुद्रपुर का किला काशीपुर में शिवदेव जोशी ने बनाया। और साथ ही मुगलगढ़ी चंपावत में। खलंगा या नालपानी किला या देहरादून में है। अब इसके बाद चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो महमूद गजनबी के समय यहाँ पर महमूद गजनबी का जो आक्रमण है सोमचंद
उस समय यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं, माना जाता है। चंदों के राजकुमार अपने आप से पहले कुंवर या गुसाई लगाते हैं, लेकिन भारती चंद के जाख ताम्रपत्र में पर्वत चंद के नाम से पूर्व क्या है, कुंवर लगा था। तो रतन चंद के नाम के बाद कुंवर था, अतः रतन चंद छोटा बेटा था। तो यानी अगर पहले लगा है तो वह क्या है, बड़ा है, और अगर बाद में लगा है तो वह छोटा बेटा है। चंद राजाओं के जो उपाधि थी, तो सिर राजपति, महाराजा धीराज आदि यहाँ पर उपाधियां धारण की जाती है अन्य शासकों के तरह। ताम्रपत्र के उत्कीर्णकों को यहाँ पर क्या कहते थे, सुनार या सुधार कहते थे। जो ताम्रपत्र के उत्कीर्णक होते हैं उनको लिखते थे। ताम्रपत्र के लेखक जोशी होते थे, जिन्हें जोशी कहा गया है। ज्ञानचंद का गोभाषा ताम्रपत्र में उत्कीर्ण के लिए लिखित इंदपादेकरण नाम यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चंदों के ताम्रपत्र में राजाओं की वंशावली भी नहीं मिलती है, बल्कि कत्यूरियों के ताम्रपत्र में राजाओं की वंशावली मिलती है। तो इनके ताम्रपत्र में वंशावली नहीं है। केवल एकमात्र चंद राजा जगत चंद, जिसके ब्रह्म ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम मिलता है। ठीक है जी। प्रारंभिक राजधानी इनकी काली चंपावती में नदी के तट पर थी। दूसरी राजधानी अल्मोड़ा या आलमनगर में कोशी नदी के तट पर थी। और चंद शासन में राजधानी के लिए बुंगा, राजपुर या राजधानी शब्द का प्रयोग हुआ है। बुंगा, राजापुर या राजधानी। और इसके अलावा चंद काल में बारूद रखने वाले स्थान को क्या कहते हैं, सेल खनिया कहते थे। और चंद काल में गाय बैल रखने वाले स्थान को क्या कहते थे, ठाठ कहते थे। जबकि मांस के लिए प्रयोग होने वाले जानवर जैसे बकरी, भेड़ आदि स्थान को सीकर कहते थे। तो सीकर के अधिकारी को सीकरा या सांका कहते थे। तो सीकरी या सांका क्या है, जो ये मांस वाले, जो यहाँ पर मांस के प्रयोग के लिए जो बकरी भेड़ हैं, तो उनका स्थान क्या है, सीकर, और उसको सीकर के अधिकारी को सीकर या सांका कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो चंद वंशीय राजपूत मानते हैं स्वयं को। नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तमिल साहित्य में मिलता है। ओझा नामक जो ब्राह्मण है, वरावत नामक राजपूत कत्यूरी राजाओं के समय आए, जबकि कोश्यारी राजपूत यहाँ पर उनका मूल निवास बंगाल था। जोशी व पंत नामक ब्राह्मण कुमाऊं में महाराष्ट्र से आते हैं। बसेड़े राजपूत राजस्थान के बांसवाड़े से आए थे। कुमाऊं के सबसे प्राचीन देवता क्या थे, एड़ी और घुरुड़िया थे। दोनों देवताओं को यहाँ पर पशु चारकों द्वारा पूजा जाता था। कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे, चौथानी, पंचबीड़िया और खस ब्राह्मण। स्थानीय भाषा में पितलिया ब्राह्मण भी इनको कहते हैं, जिनमें चौथानी ब्राह्मण श्रेष्ठतम थे। राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठकुर लिखा मिलता है। राजपूत भी 2 प्रकार के थे, आर्य राजपूत और खस राजपूत। आर्य राजपूत भारी भागों से यहाँ आए थे, जिनके अंतर्गत चंद राजा के वंशज भी आते हैं। वैश्य वर्ग के लिए साहू कहते थे, जबकि पौरी राजमहल की चौकीदारी करते थे। कुमाऊं में उत्कीर्ण का काम सुनार व टमटा करते थे, जबकि कपड़े बनाने का कार्य राजकोली करते थे। कुमाऊं के स्वर्णकारों द्वारा तिब्बत से बोरक्स का आयात भी किया जाता था। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रमुख मापतोल प्रणाली की अगर हम बात करें तो लंबाई राज्य में भूमि मापन की 2 मुख्य इकाई हैं, जिसमें मुट्ठी और नाली। 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली, 1 नाली बराबर 200 वर्ग मीटर, 2.5 नाली बराबर 1 बीघा या 40 मुट्ठी होती है। 1 हेक्टेयर में 50 नाली या 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 गज में 0.91 वर्ग मीटर होता है। 45 गज क्या है, 1 विश्वा। ठोस या धातु आदि की मापन की बात करें तो रुपए की छोटी इकाई क्या होती है, कुड़ी होती है। 12 टका 1 सवा सेर, और 10 कुड़ी बराबर 1 दमही, 3 पाई बराबर 1 पैसा, 4 पैसा बराबर 1 आना, 16 आना बराबर 1 रुपया, 8 रत्ती बराबर 1 मासा होता है। 12 मासा बराबर 1 तोला या 10 ग्राम। 5 तोला बराबर 1 पल, 100 तोला या 20 पल बराबर 1 टका, और साथ ही 1 मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम होता है। 8 मुट्ठी 1 शेर की होती है। 1 शेर 500 ग्राम का होता है। 2 शेर क्या होते हैं, 1 कुड़ी या 1 केजी, 1 किलो। 2 किलो क्या होता है, 1 पाथा होता है। 8 पथा होता है 1 डाल या 16 केजी। 1 मण बराबर 20 पथा या 40 केजी होता है। 2 कुड़ी बराबर 1 पथा, और 1 पथा बराबर 2 किलो। तो 2 डाल बराबर क्या हो जाएगा, 1 दून या 32 किलो।
20 कुड़ी बराबर 1 बिस्सत या 20 kg और 20 पथा बराबर 1 मण या 40 किलो। 20 दून बराबर 1 खार यानी 640 ग्राम और 1 तांबे बराबर क्या होता है 250 ग्राम और 2 तांबे बराबर 1 सेर या 1/2 किलो यानी आधा किलो। तो ये थे यहाँ पर चंदवंश और चंदवंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो उसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।